हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोग्रेस एंड रैशनले ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में ये रैशनले और प्रोग्रेस कैसे रही, प्राइवेटाइजेशन कैसे आई, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में। शुरू करने से पहले दो बातें बता दूं आपको। पहला कि इंश्योरेंस की सारी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप मेरी ओरिजिनल वॉइस में सुन सकते हैं। वीडियो की सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने इसको अटेम्प्ट किया। द इंश्योरेंस सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स, स्प्रेडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो आपको पता ही है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों को सेविंग्स के लिए इनकरेज करता है और रिस्क से मुक्त करवाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और लॉन्ग टर्म में देश की तरक्की के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। फॉर सेवरल डेकेड्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज अंडर स्टेट मोनोपोली विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC, dominating life insurance, and GIC along with its subsidiaries managing non-life insurances। तो बेसिकली काफ़ी टाइम से इंडिया में जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर 1990 तकरीबन 1999 तक, जब IRDA एक्ट नहीं आया था, उससे पहले पहले ये सारा का सारा LIC जो लाइफ इंश्योरेंस पे डील करती है और GIC जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंडर आते थे और पब्लिक सेक्टर की काफ़ी डोमिनेशन थी। However, with the onset of economic liberalization in 1990s, the need for reforms in the insurance sector became inevitable। जब 1990s में LPGI, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई, तब देखा गया कि भाई इसको चेंज कर लेते हैं। फिर मल्होत्रा कमेटी बैठी और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि करो प्राइवेट इसको भी। Privatization, along with liberalization and globalization, was introduced to enhance competition, efficiency and innovation in the industry। तो प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया गया और फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट्स को भी एनकरेज किया गया इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, ताकि कंपटीशन बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और नई नई टाइप की पॉलिसीज आए, इनोवेशन बढ़े। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले आ जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। 1956 में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड इन 1956 विद द क्रिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। तो LIC को बना दिया गया 1956 में और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां चल रही थी उनको नेशनलाइज किया गया, सरकारी किया गया। ठीक है। The objective was to safeguard policy holders' interest and mobilize funds for planned economic development। मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि जो सेफ गार्ड किया जाए पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को एंड मोबिलाइज किया जाए फंड्स को फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरीके से इन सबको हैंडल किया जाए। तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को देखना है और मोबिलाइज करना है फंड्स को। ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस। 1972 में जो जनरल इंश्योरेंस थी उसको नेशनलाइज किया गया। The general insurance business was nationalized under the General Insurance Business Nationalization Act 1972, creating the जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC एंड इट्स 4 सब्सिडरीज। तो सिंपल वर्ड्स में जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को भी नेशनलाइज किया गया 1972 में और जितनी भी इसकी 4 सब्सिडरीज थी उसको एक ही लिंक में लाया गया। दिस एम्ड एक ही उसके अंदर लाया गया। This aimed at eliminating unhealthy competition and ensuring uniformity in service delivery। तो इससे बेसिकली जो अनहेल्दी कंपटीशन है उसको खत्म किया गया और इंश्योर किया गया कि यूनिफॉर्मिटी रहे सर्विस डिलीवरी में, यूनिफॉर्म टाइप की सर्विसेज अवेलेबल रहें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरा ऑफ मोनोपोली। तो पब्लिक सेक्टर को लाया गया और पब्लिक सेक्टर की तो मोनोपोली बन गई। फ्रॉम 1956 टू 1999 इंश्योरेंस वॉज अ स्टेट मोनोपोली। इंश्योरेंस जो है वो स्टेट मोनोपोली बन गई, मतलब सरकार की मोनोपोली हो गई 1999 तक। जब IRDA एक्ट आया उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आई। दाउ it ensured stability, it also created inefficiencies, lack of innovation and limited penetration of insurance in India। तो पब्लिक सेक्टर को तो एनकरेज किया, तो पब्लिक सेक्टर के आने से इनएफिशिएंसीज भी बढ़ी और इनोवेशन भी नहीं कोई हुई और लिमिटेड पेनिट्रेशन, सिर्फ शहरी इलाकों में ही इंश्योरेंस को पेनिट्रेट किया जा सका, बट रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में ये पेनिट्रेट नहीं हो पाई। अब हम डिस्कस करेंगे रैशनले ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, के इंश्योरेंस सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन है उसका रैशनले क्या रहा। सेवरल फैक्टर्स लेड टू द कॉल फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस इन 1990s। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। सबसे पहली प्रॉब्लम लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ मोनोपोली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रिमेन्ड लो
कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो हमारी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन थी कि कितने परसेंट लोगों ने इंश्योरेंस करवाई है वो काफ़ी लो था, और रूरल एरियाज़ में तो और भी कम था। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली रूरल एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स रिमेन्ड अनइंश्योर्ड। तो जो रूरल एरियाज़ थे या सेमी अर्बन जो एरियाज़ थे उसमें तो इंश्योरेंस ना के बराबर हो रही थी। नेक्स्ट आ जाता है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर मोनोपलीज, क्योंकि सरकारी कंपनियां थी तो इनएफिशिएंसी तो होनी थी। स्टेट ओन्ड इंश्योरर्स सफर्ड फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, पुअर कस्टमर सर्विस एंड लैक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। ना इनोवेशन करते थे और डिले भी काफ़ी कर देते थे, क्लेम सेटलमेंट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, और कोई नई नई टाइप की पॉलिसीज भी नहीं लेके आ रहे थे। कंपटीशन वाज एब्सेंट लीडिंग टू कॉम्प्लेसेंसी। जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। वो अपनी मनमर्जी करते थे, जो उनका मन करता था, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे। नीड फॉर ग्रेटर कैपिटल इनफ्लोज, और ज़्यादा पैसा चाहिए था इस सेक्टर में। द इंश्योरेंस बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो जो इंश्योरेंस बिजनेस को चलाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। पब्लिक इंश्योरर्स were unable to generate sufficient capital to meet growing demand। इस growing demand, जो कैपिटल की डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए पब्लिक इंश्योरेंस जो सरकारी कंपनियां इतना कुछ नहीं कर पा रही थी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग फॉरेन कैपिटल वाज नीडेड टू स्ट्रेंथन द सेक्टर। तो अगर इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए थी। फोर्थ पॉइंट में हम लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ 1991 एम्ड एट ओपनिंग अप द इकोनॉमी। तो 1991 में जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इसका मेन मकसद था कि इकोनॉमी को ओपन अप करना। इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन वाज पार्ट ऑफ ब्रॉडर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये जो इंश्योरेंस के अंदर प्राइवेटाइजेशन आई, इसकी वजह से जो हमारे जो ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हैं वो आ सके, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज़, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मल्होत्रा कमेटी जो 1993 में आई थी, स्ट्रांगली उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई अब इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन अप कर दिया जाए। इट एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ एफिशिएंसी, प्रोडक्ट वेराइटी, बेटर सर्विस क्वालिटी एंड डीपर मार्केट पेनिट्रेशन। कि उन्होंने यही कहा कि भाई एफिशिएंसी को बढ़ाना है, प्रोडक्ट में वैरायटी लेके आनी है, बेटर सर्विस क्वालिटी देनी है, तो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर के लिए ये सेक्टर खोलना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस सेक्टर। बूस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल मार्केट। Insurance companies mobilize long-term savings which can be channelized into infrastructural projects। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज पैसा इकट्ठा करती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पैसा लगाया जा सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा। ओपनिंग द सेक्टर वुड इंक्रीज फंड मोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब भी ये सेक्टर हम खोलेंगे, इससे फंड की अच्छे तरीके से मोबिलाइजेशन इस्तेमाल हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये सेक्टर सपोर्ट करेगा। फिर आ जाता है प्रोग्रेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। कि इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन है, इसके अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। सबसे पहले IRDA एक्ट ला गया 1999 में, जिसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA वॉज established and as an independent regulator। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर रहेगा, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI होता है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDI होगा। It opened the sector to private companies, allowing foreign insurers to participate through joint ventures with Indian firms, initially capped at 26% FDI। तो शुरुआत में तो रखा कि भाई FDI 26% होनी चाहिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते जो है 70% में आ गई, और आने वाले टाइम पे तो 100% हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स 2000 ऑनवर्ड्स। तो 1999 के बाद 2000s में जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी और प्राइवेट सेक्टर है उनकी एंट्री शुरू हो गई। कंपनीज सच एज ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, बजाज अलायंस, मैक्स लाइफ एंड अदर्स एंटर्ड इन द मार्केट। ये कंपनियां मार्केट में एंटर होगी। दीज कंपनीज इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बेटर कस्टमर सर्विस एंड मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ गई। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें ग्रोथ इन मार्केट शेयर। इनिशियली डोमिनेटेड बाय LIC एंड GIC, द मार्केट बिगेन विटनेसिंग हेल्दी कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी शेयर बढ़ा है। प्राइवेट इंश्योरर्स ग्रेजुअली कैप्चर्ड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट्स। उन्होंने काफ़ी एक हैंडसम जो है जो परसेंटेज है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मार्केट है, उसको कैप्चर कर दिया, क्योंकि वो इनोवेटिव तरीके से हमें अप्रोच करते हैं और फास्ट डिस्पोजल ऑफ जो हमारा
उनका जो डिस्पोजल का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है, इस वजह से लोग ज़्यादातर अब उन्हीं को प्रेफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इंक्रीज अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस। तो प्राइवेट प्लेयर्स के आने से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और लोगों को जा जाके उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस के क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, और एक्सेस बढ़ गया लोगों का, और इंश्योरेंस लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेने शुरू हो गए हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन premium as percentage of GDP and density, that is premium per capita, improved steadily, though still lagging behind global standards। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पहले से तो ज़्यादा हुई है और डेंसिटी मतलब प्रीमियम पर कैपिटा भी ज़्यादा हुआ है, मगर अभी भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई में काफ़ी इंक्रीज आ गया। द एफडीआई लिमिट वाज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 26% टू 49% इन 2015 एंड लेटर 74% इन 2021। तो एफडीआई की लिमिट भी लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। दिस प्रोवाइडेड फॉरेन पार्टनर्स ग्रेटर कंट्रोल एंड इंक्रीज्ड कैपिटल इनफ्लोज, कि वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। प्राइवेट इंश्योरर्स इंट्रोड्यूस्ड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, दैट इज यूलिप, ताकि उनका पैसा शेयर मार्केट में भी लग सके। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स, पेंशन स्कीम्स एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, नई नई तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सामने लेके आए। यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन पॉलिसीज एंड कस्टमर फ्रेंडली क्लेम्स सेटलमेंट सिस्टम इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाए, ऑनलाइन पॉलिसीज देनी शुरू कर दी, कस्टमर फ्रेंडली क्लेम्स सेटलमेंट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इस सेक्टर में पहले से काफ़ी बढ़िया हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। IRDAI has been actively regulating the sector to ensure solvency, consumer protection and fair competition। IRDAI जो है अथॉरिटी, ये टाइम टू टाइम देख रही है कि कोई जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कोई ऐसा ना हो जाए, गलत ना हो जाए, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, सॉल्वेंसी के लिए और फेयर कंपटीशन के लिए हमेशा वो खड़ी है, और हमेशा ये IRDAI काम करती है एक्टिवली। Initiatives like mandatory rural and social sector obligations ensured inclusion of underprivileged sections। तो उन्होंने मैंडेटरी किया कि आप जाके जो है रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी अपनी पॉलिसीज़ को जाके दे सकते हैं कस्टमर्स को, जिसकी वजह से जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं उनको भी पॉलिसी लेने का मौका मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस sector in India has been a landmark reform in financial services industry। तो 1999 के बाद जब एक्ट आया तो प्राइवेटाइजेशन इसमें इंट्रोड्यूस करना एक लैंडमार्क रिफॉर्म था। From a closed state-controlled monopoly, the sector has transformed into a competitive and dynamic market with multiple players, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड बेटर कस्टमर सर्विस। तो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आई वैसे वैसे मोनोपोली टूट गई पब्लिक सेक्टर की, कंपटीशन बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ी, मल्टीपल प्लेयर्स हुए, नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स आए। वाइल चैलेंजेस रिमेन द टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन while challenges remain in terms of penetration and inclusivity, the rationale behind privatization, namely efficiency, innovation and capital mobilization and competition, हैज़ बिन लार्जली रियलाइज्ड। तो प्राइवेटाइजेशन के लाने का जो मकसद था, जैसे कि एफिशिएंसी बढ़े, इनोवेशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिसीज़ ले पाएँ, वो काफ़ी हद तक हमने हासिल कर लिया, मगर अभी भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पीछे चल रहे हैं। द जर्नी ऑफ इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स aimed at integrating with the global economy and providing financial security to its citizens। तो मेन मकसद तो यही है कि सिटीजन्स को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और इंडिया का जो ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1990s में लाए गए थे वो ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो है इम्प्लीमेंट करवाए जा सकें, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस सेक्टर में आना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।